तो जब किसी कांच के टुकड़े पर एक तरफ पॉलिश कर देते हैं, या तो चांदी की या फिर निकल की, तो अब वो कांच का टुकड़ा है वो टुकड़ा नहीं रहेगा, अब उसके चार चांद लग गए तो वो क्या हो जाएगा, दर्पण हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रेन बॉक्स कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम विज्ञान का फर्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। हमारे टॉपिक का नाम है आज प्रकाश। क्या टॉपिक है हमारा आज का? प्रकाश, लाइट। ठीक है गाइस, ये जो टॉपिक मैंने आज आपका लिया है प्रकाश, इस टॉपिक को मैं एकदम जीरो लेवल से आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें कक्षा 6 से लेके 10th तक का जो भी कंसेप्ट है प्रकाश का वो मैं आपको कवर करवाने की पूरी मेरी कोशिश रहेगी। तो ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश इसको प्रकाश को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि प्रकाश है वो एक ऊर्जा का क्या है, रूप है। प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का रूप है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं आगे बढ़ने से पहले, ऊर्जा क्या होती है कि कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। यानी बिना ऊर्जा के हम कोई भी कार्य है वो नहीं कर सकते, तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और ये जो हमारा प्रकाश है ये ऊर्जा का क्या है, एक रूप है। ये एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें किसी भी वस्तु को देखने के लिए क्या देता है, हमारी आंख को संवेदना प्रदान करता है। यानी कि बिना प्रकाश के हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते हैं, तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। क्लियर है? जैसे मान लो उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं कि आप किसी भी वस्तु को आंखें बंद करके अगर देखना चाहते हो तो वो वस्तु हमें नहीं दिखाई देती है, क्योंकि उस स्थिति में जो प्रकाश है वो हमारे नेत्र के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसका अपवर्तन नहीं हो पाता है, इसलिए हम उस वस्तु को नहीं देखते हैं। तो प्रकाश क्या है कि ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जो हमें दृष्टि की संवेदना देता है। दृष्टि मीन देखने के लिए संवेदना प्रदान करता है। ठीक है, दूसरी बात अगर बात करें, जो प्रकाश है वो एक सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश है वो सरल रेखा में चलता है। सरल का मीन सीधी रेखा में चलता है प्रकाश। और प्रकाश का ये जो गुण है इसे क्या कहा जाता है, प्रकाश की किरण कहा जाता है। तो प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है, प्रकाश के इस गुण को हम क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद में हम देखते हैं कि जो प्रकाश है उसकी सर्वाधिक जो चाल होती है वो कौन से माध्यम में होती है। प्रकाश की जो सर्वाधिक चाल है वो निर्वात में होती है। ठीक है, अब निर्वात क्या होता है? निर्वात का मीन होता है कि ऐसा स्थान जहां वायु बिल्कुल भी ना हो, वायु न हो। अब आपको पता है कि अगर वास्तव में अगर बात करें तो ऐसा स्थान शायद संभव नहीं है जहां पे वायु ना हो, लेकिन फिर भी अगर डिफाइन करेंगे हम प्रकाश को तो निर्वात को इस प्रकार से हम बोल सकते हैं जहां पे वायु न हो। तो प्रकाश की जो सर्वाधिक चाल होती है वो किस में होती है, निर्वात में होती है, जिसका मान कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है यहां तक? तो प्रकाश की सर्वाधिक चाल निर्वात में होती है जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखते हैं प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है। तो प्रकाश की जो प्रकृति होती है, एक समय में प्रकाश है वो दोहरा व्यवहार दर्शाता है। दैट मीन कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो कणीय भी होती है प्रकाश की प्रकृति, और प्रकाश है वो तरंग के रूप में भी चलता है, यानी तरंगाकार भी होती है प्रकृति। अब इस बात को डिफाइन करने के लिए दो अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक जिसका नाम क्या था, वैज्ञानिक प्लांक, जिसे आप बोलते हो मैक्सवेल प्लांक, इसने क्या बताया कि जो प्रकाश है वो यानी कि हमारी पृथ्वी तक या फिर किसी प्रकाश स्रोत से जो भी प्रकाश निकलता है वो प्रकाश है वो किसके रूप में आता है, छोटे छोटे कण के रूप में आता है। और प्रकाश के इन छोटे कणों को क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। ठीक है, छोटे छोटे कणों के रूप में आता है प्रकाश, और प्रकाश के इन कणों को क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। इस बात को किसने एक्सप्लेन किया, वैज्ञानिक मैक्सवेल प्लांक ने बताया था। इसका मतलब प्रकाश की जो प्रकृति होती है यानी कण के रूप में आता है, तो प्रकाश की प्रकृति कैसी हो गई, कणीय हो गई प्रकाश की प्रकृति। ठीक है,
उसके बाद में एक वैज्ञानिक जिसका नाम क्या था, हाइजेनबर्ग। क्या नाम था इसका, हाइजेनबर्ग। इसने क्या बताया कि प्रकाश है वो कण के रूप में नहीं आता है, यानी कि यहां पे इन दोनों की बातों में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया कि मैक्सवेल प्लांक के अनुसार प्रकाश की प्रकृति कणीय होती है और जो हाइजेनबर्ग है इसके अनुसार प्रकाश है वो कण के रूप में नहीं आता है। यानी किसी भी प्रकाश स्रोत से, जैसे कोई बल्ब मान लो, ट्यूबलाइट मान लो, सूर्य, यानी किसी भी प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश आता है वो किसके रूप में आता है, तरंग के रूप में चलता है प्रकाश। जैसे मान लो ये कोई प्रकाश है, ये कण के रूप की बजाय ऐसे तरंगों के रूप में आता है प्रकाश। किसी स्रोत से कोई भी प्रकाश निकलता है वो तरंग के रूप में चलता है। तो हाइजेनबर्ग के अनुसार प्रकाश की प्रकृति कैसी हो गई, तरंगाकार। कैसी हो गई, तरंगाकार या तरंगीय प्रकृति। और प्लांक के अनुसार प्रकाश की प्रकृति कैसी हो गई, कणीय प्रकृति। अब इन दोनों वैज्ञानिकों का आपस में क्या हुआ, थोड़ा मतभेद। इस बात को आप पूरी, इस मतलब ये जो प्रकाश की पूरी गुत्थी है इसकी प्रकृति को सुलझाने के लिए एक और वैज्ञानिक आया जिसका नाम क्या था, डी ब्रोगली। कौन था, डी ब्रोगली। इसने एक्सप्लेन किया, इसने क्या बताया कि प्रकाश है वो कण के रूप में भी आता है और तरंग के रूप में भी आता है। प्रकाश है वो कण के रूप में भी आता है किसी स्रोत से और तरंग के रूप में भी आता है। इसका मेन प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो कणीय भी होती है और तरंगीय भी होती है। इसको इसने समझाने के लिए, जैसे मान लो एक अच्छा सा हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, कोई प्रकाश स्रोत है और इस प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश आ रहा है वो छोटे छोटे कणों के रूप में आ रहा है ऐसे, ठीक है। तो इसके अनुसार, ये प्लांक के अनुसार ये कण के रूप में आ रहा है, यानी फोटोन के रूप में आता है। ये कण होती है, ये ऊर्जा की होती है, छोटे छोटे पैकेट जिन्हें क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। और फिर इस हाइजेनबर्ग के अनुसार प्रकाश है वो तरंग के रूप में आता है। तो इस डी ब्रोगली ने क्या बताया कि इस प्लांक से कहा कि ये देख, तेरे अनुसार ये जो प्रकाश है वो कण के रूप में आ रहा है, वो यहाँ आ रहा है, बिल्कुल सही है। उसके बाद में इसने ये बताया कि इन कणों को अगर हम यहाँ से देखें, जैसे ये हमारी आंख है, जैसे मान लो इससे देखें तो हमें ये कण है, ये किसके रूप में आते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा लग रहा है ये कण नहीं आ रही है, क्या आ रही है, कि तरंग हमारी आंखों की तरफ है आ रही है। इसका मतलब ये हो गया कि प्रकाश कण के रूप में होता है, यानी कण के रूप में आता है। और ये जो कण आपस में मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, एक तरंग का भी निर्माण कर रहे हैं। जैसे एक कोई लाइन है छोटे बच्चों की, जैसे ये मान लेते हैं हमें, तो इसमें जो ये बैठे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं, तो इस पंक्ति को यहां से देखते हैं तो ये हमें एक पंक्ति दिखाई देती है, और अलग अलग तरीके से देखे तो ये हमें उस छोटे वाले बच्चों के, जैसे मान लो वो कण दिखाई देते हैं। इसका मेन कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो कणीय भी होती है और प्रकाश की प्रकृति होती है वो कैसी होती है, तरंगाकार भी होती है। यानी एक समय में प्रकाश दोहरा व्यवहार दर्शाता है। इस कारण जो डी ब्रोगली है उसके अनुसार प्रकाश की प्रकृति है वो कैसी हो गई, दोहरी प्रकृति हो गई। किसके अनुसार है, डी ब्रोगली के अनुसार प्रकाश की प्रकृति कैसी हो गई, दोहरी, यानी दोहरा व्यवहार दर्शाता है, एक समय में दोहरा, दो कणीय और तरंगीय। ठीक है, तो ये था आपका प्रकाश का थोड़ा सा कंसेप्ट था। अब हम देखते हैं कि प्रकाश है उससे अनेक प्रकार की जो घटनाएं हैं वो हम देखते हैं हमारे दैनिक जीवन में। प्रकाश से अनेक प्रकार की घटनाएं घटित होती है, जैसे प्रकाश का परावर्तन, ये घटना किससे होती है, प्रकाश से होती है। फिर हम देख सकते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन, फिर हम देख सकते हैं प्रकाश का विवर्तन भी होता है। फिर चौथी अगर घटना देखिए तो प्रकाश का व्यतिकरण भी होता है, व्यतिकरण होता है। फिर हम देख सकते हैं कि प्रकाश का एक घटना होती है जिसे ध्रुवण भी कहते हैं, ठीक है, ध्रुवण भी बोलते हैं। यानी अनेक प्रकार की जो घटनाएं हैं ये प्रकाश से घटित होती है। तो हम सबसे पहले आज कौन सी घटना के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको प्रकाश का परावर्तन। देखना क्या होता है परावर्तन। जैसे मान लो हमारे पास कोई एक सतह है, ये क्या है, हमारे पास कोई एक समतल सतह मान लो, जिसको हमें पृथककारी पृष्ठ भी बोल सकते हैं, पृथककारी पृष्ठ। पृथककारी क्या हो गया कि जैसे ही हमने समतल पे, हमारे बोर्ड पे इस सतह को खींचा तो हमारा जो समतल है ये दो भागों में विभाजित हो जाता है, एक तो इसके ऊपर वाला भाग और एक इसके नीचे वाला भाग। ठीक है, तो
ये प्रकाश, ये क्या है, हमारी पृथककारी पृष्ठ है, और इस पृथककारी पृष्ठ पे कोई एक प्रकाश की किरण आ रही है, जैसे ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये किसी माध्यम से आ रही है। जो प्रकाश की किरण आती है, आने वाली प्रकाश की किरण होती है, उसको बोला जाता है आपतित किरण। क्या कहते हैं उसको? आपतित किरण। इसका मतलब आपतित मीन्स इंसिडेंस रे, जो आ रही है, ठीक है। और ये यहाँ पे टकराई है, टकराने के बाद जैसे ये ऊपर वाले माध्यम से आ रही है, ऊपर कोई भी माध्यम हो सकता है। माध्यम, हम माध्यम की बात करें तो माध्यम, हम दो माध्यम हमारे ये जो चैप्टर है इसके बारे में पढ़ेंगे। एक तो हमारा हो गया सघन माध्यम, और एक होता है विरल माध्यम। सघन माध्यम और दूसरा कौन सा माध्यम होता है? विरल माध्यम होता है, ठीक है। सघन माध्यम का मतलब हो गया, जैसे आप मान सकते हो आपका पानी, कांच, ये कौन से माध्यम होते हैं? सघन माध्यम। और विरल का मतलब या तो आप वायु ले सकते हो या फिर निर्वात हो सकता है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का प्रावर्तन। कोई प्रकाश की किरण है वो किसी माध्यम से आ रही है, हमें इसके कोई मतलब नहीं है कि ये किस माध्यम से आ रही है, चाहे सघन से आ रही है या फिर विरल से आ रही है। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ऊपर कोई और माध्यम है और ये नीचे वाला किसी कोई और माध्यम है, ठीक है। तो हमारी प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, लेकिन प्रवेश करते ही ये किससे टकराई? प्रवेश यानी इस नीचे वाले माध्यम में आने से पहले ये किरण यहाँ पे टकरा रही है प्रकाश की, यानी पृथककारी पृष्ठ से ये किरणें टकरा जाती है। तो जब ये पृथककारी पृष्ठ से टकराती है तो टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है। अब देखो, इसको जानना कौन से माध्यम में था? नीचे वाले माध्यम में, लेकिन ये यहां से टकराकर वापस उसी माध्यम में ऊपर ही जा रही है। ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब ये जो प्रकाश की किरण है, ये यहां से इसका परावर्तन हुआ है इस पॉइंट से, तो इसको क्या कहते हैं हम? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ये वाली आपतित किरण, ये वाली परावर्तित किरण। और इन दोनों किरणों के बीच में एक काल्पनिक एक्स होती है, एक रेखा होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं इसे, ठीक है, अभिलंब। क्लियर है? अब ये जो अभिलंब है, इसके साथ ये देखना, ये आपतित किरण है, ये इस अभिलंब के साथ यहाँ पे क्या बना रही है? एक कोण बना रही है, कुछ ना कुछ, मतलब इसके बीच में झुकाव है, और झुकाव को क्या बोलते हैं? हमें कोण कहते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो कोण होता है उसको हम बोलते हैं आई। अब यहाँ पे लिख देता हूं, आई मीन क्या होता है? आपतन कोण। क्या बोलते हैं इसको? आपतन कोण। आपतन कोण का मतलब कि आपतित प्रकाश किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण। ये आपकी आपतित प्रकाश किरण है और ये क्या है? आपका अभिलंब। तो आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है, जिसे आई से लिखते हैं हम। आई से इससे डिनोट किया जाता है। आई का मतलब हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी आपतन कोण, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि ये जो परावर्तित प्रकाश किरण है, जो इस साइड में ऊपर जा रही है, ये भी अभिलंब के साथ क्या बना रही है? एक कोण बना रही है। आपतित परावर्तित प्रकाश किरण भी अभिलंब के साथ कोण बना रही है। इस कोण को बोलते हैं आर। आर कौन सा कोण होता है? आपका परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण की परिभाषा क्या हो गई कि परावर्तित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण तो परावर्तन कोण होता है, और आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण कौन सा होता है? आपतन कोण होता है, ठीक है। आर से, इसलिए इसको इससे आर से लिखा जाता है। इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी परावर्तन को क्या कहते हैं? हमें रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसलिए इस कोण को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी परावर्तन कोण, ठीक है भाई। क्लियर है यहां तक? तो ये हो गया आपके प्रकाश के परावर्तन। अब इसकी दोबारा से मैं आपको परिभाषा बताता हूं कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह पृथककारी पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है। इस घटना को क्या कहते हैं? हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ पे पूछ ले कि आपतन कोण क्या होता है? आपतन कोण का मतलब हो गया कि आपतित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण पूछ लिया जाए तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो परावर्तन है इसके दो नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम। तो ऐसे पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो हम देखते हैं कि एक तो ये देखो आप आपतित किरण,
ये कौन सी किरण है आपकी? परावर्तित किरण। और ये क्या है आपका? अभिलंब। ये तीनों एक ही तल में है। यहां पे देखना, इस तीनों का जो ये पॉइंट है ये क्या है? एक ही है। तो इसे आपतन का परावर्तन का पहला नियम कहते हैं, जो क्या है कि एक तो आपकी आपतित किरण हो गई, दूसरी आपकी कौन सी किरण हो गई? परावर्तित किरण। आपतित किरण हो गई और परावर्तित किरण हो गई, और तीसरा आपका क्या है? अभिलंब यानी नॉर्मल अभिलंब। ये तीनों है, ये किस में होते हैं भी? एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। तो एग्जाम में पूछ लिया जाए कि परावर्तन का पहला नियम बताओ, तो हम क्या लिखेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। इसे क्या कहते हैं? हम परावर्तन का पहला नियम बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा नियम देखिए, हम दूसरा कैसे लिखेंगे कि ये जो आपतन कोण है आई, आप इसको बोलते हैं कोण आई, और ये कौन सा है? कोण आर। कोण आई का मतलब कौन सा हो गया? आपतन कोण, और कोण आर का मतलब क्या हो गया? परावर्तन कोण। कोण आई है वो कोण आर के इक्वल होता है, बराबर होता है, मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे मान लो कोई आपतित किरण है, ये अभिलंब के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती हुई यहाँ पे आ रही है, तो ये वापस परावर्तित हो जाएगी, तो कितने डिग्री पर जाएगी? 30 डिग्री पे। ठीक है, तो आपतित किरण आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो कितने नियम हो गए परावर्तन के? ये 2 नियम थे। उसके बाद में एक बात आपको याद रखना है कि जो आपतित प्रकाश की चाल है, ये चाल है आपतित प्रकाश किरण की, कितनी भी चाल से आ रही है, मतलब 10 मीटर पर सेकंड के वेग से आ रही है या फिर 20 मीटर पर सेकंड के वेग से, कितने ही वेग से आती है, तो ये आपतित किरण यहां पे इसका परावर्तन हो रहा है इस पॉइंट पे, पृथक रिपल्स पे टकराने के बाद। तो अब ये परावर्तित होगी तो इसकी चाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो इसकी चाल में कोई फर्क पड़ेगा ना इसकी आवृत्ति में। तो एक बात आपको ये याद रखनी है, जैसे कई बार एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है कि परावर्तन की घटना में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है, यानी उसके मान में किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको याद रखना है, एक तो प्रकाश की आपतित प्रकाश किरण की चाल और दूसरी उसकी आवृत्ति। ठीक है, तो आपतित प्रकाश किरण की चाल और आवृत्ति परावर्तन की घटना में दोनों नियत रहती है, जिस पर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो हमारा टॉपिक तो यही चल रहा है, परावर्तन। अब हम देखते हैं कि परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के प्रकार। प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का हुआ? 2 प्रकार का। मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूं। पहला जो प्रकार है परावर्तन का वो कौन सा है? नियमित परावर्तन। कौन सा है? नियमित परावर्तन। और दूसरा जो प्रकार है उसको आप या तो अनियमित बोल सकते हो या फिर इसको आप बोल सकते हो विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन। ठीक है, एक तो नियमित परावर्तन हो गया और दूसरा विसरित परावर्तन हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि नियमित परावर्तन क्या होता है और विसरित परावर्तन क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। नियमित परावर्तन में क्या होता है कि ये हमारे पास कोई सतह है जो एकदम समतल होनी चाहिए। सतह कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल एकदम प्लेन होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए, खुरदरी नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार से। तो जब कोई प्रकाश की किरण है, जैसे मान लो ये कोई प्रकाश की किरण है, ये इस पे आपतित हो रही है। कहां पे? जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर आपतित होती है, तो आपने पहले भी पढ़ लिया कि यहां से इस प्रकाश की किरण का क्या हो जाएगा? परावर्तन होगा। ठीक है, तो ये परावर्तित होके ऐसे चली जाएगी। ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या मानते हैं हमें? एक काल्पनिक एक्स होती है, जिसे क्या बोलते हैं? अभिलंब मानते हैं, जो 90 डिग्री का सतह पे क्या बनाती है? कोण बनाती है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि कोई दूसरी प्रकाश की किरण भी इस पे ऐसे आ रही है, तो ये भी क्या हो जाएगी? ऐसे चली जाएगी। अब देखना, ध्यान से आप इसको देखना कि ये जो आपतित प्रकाश की किरण है और ये भी आपतित है, ये परावर्तित किरण है और ये भी परावर्तित है। इन दोनों की जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो क्या है? निश्चित है। अब आपको पता है ये प्रकाश की किरण इस दिशा में जा रही है ऐसे, और ये वाली इस दिशा में जा रही है, यानी ये दोनों एक ही दिशा में जा रही है, जिसकी दिशा क्या है? इसलिए इनकी निश्चित दिशा में ये दोनों प्रकाश की किरण जा रही है। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर आपतित होती है, मैं नियमित परावर्तन की परिभाषा बता रहा हूं आपको कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी
समतल सतह पर आपतित होती है। कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये जो सतह आप ले रहे हो ना, ये कैसी होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए, खुरदरी नहीं होनी चाहिए, उबड़ खाबड़ सतह नहीं होनी चाहिए, ठीक है, प्लेन होनी चाहिए। तो जब कोई प्रकाश की किरणें समतल सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इन किरणों का परावर्तन होने के बाद ये प्रकाश की किरण निश्चित दिशा में जा रही है, ठीक है, निश्चित दिशा में जाती है, तो ऐसे परावर्तन को हम क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। हो गया नियमित परावर्तन, कि जब प्रकाश की किरणें समतल सतह पर आपतित होती है, समतल सतह जैसे समतल दर्पण मान सकते हो आप, ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद में हम पढ़ेंगे दर्पण क्या होता है। तो जब प्रकाश की किरण समतल सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात निश्चित दिशा में चली जाती है, ऐसे परावर्तन को क्या कहा जाता है, नियमित परावर्तन कहा जाता है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में देखते हैं विस्तृत परावर्तन। अब विस्तृत परावर्तन और नियमित परावर्तन में इतना ही फर्क है कि समतल नहीं होती है जो सतह होती है, वो सतह कैसी होती है, ऐसे उबड़ खाबड़ सतह होती है, असमतल खुरदरी सतह होती है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, जैसे मान लो इस पे कोई प्रकाश की किरण आई ऐसे, तो ये प्रकाश की किरण मैं मान रहा हूं ऐसे चली गई, ठीक है। अब कोई इसके दूसरी समांतर किरण आई ना, इसकी कोई दूसरी प्रकाश की किरण, इसका मेरे को ही नहीं पता ये कैसे जाएगी, मान लो ये ऐसे जा रही है, कोई तीसरी प्रकाश की किरण आई वो ऐसे जा रही है। तो ध्यान से देखना, ये आपतित किरण है, ये भी आपतित है, ये भी आपतित है। अब इसके जाने की दिशा देखो परावर्तित की, ये तो इस दिशा में जा रही है, अब ये किरण है, इसकी दिशा देखो ऐसे, ये इसकी दिशा, ये दोनों दिशा ये अलग अलग हो गई। अब ये तीसरी है, ये ऐसे जा रही है, तो ये दिशा क्या है, सभी अनिश्चित दिशा है, निश्चित नहीं है, यहाँ पे सभी दिशा क्या थी, निश्चित थी। तो जब प्रकाश की किरण किसी खुरदरी सतह या असमतल सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात, यहाँ क्या होता है, इस पॉइंट पे इसका परावर्तन होता है, तो परावर्तन के पश्चात ये प्रकाश की किरणें क्या अनिश्चित दिशाओं में, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो अलग अलग दिशाओं में चली जाती है, ऐसे परावर्तन को हम क्या कहते हैं, विस्तृत परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे दर्पण, यानी कि ये जो प्रकाश के परावर्तन की घटना होती है ना, इस घटना को हम कैसे देख सकते हैं कि किसी वस्तु में परावर्तन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, दर्पण की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं, दर्पण, ठीक है। तो देखना दर्पण क्या होता है, दर्पण। तो यहां से पहले आपको छोटी सी बात बता देता हूं कि प्रकाश के परावर्तन की घटना किससे घटित हो सकती है, तो हम क्या बोलेंगे, दर्पण, ठीक है। उसके बाद में जब हम अपवर्तन की घटना पढ़ेंगे तो अपवर्तन होता है वो किससे होता है, लेंस से होता है, ठीक है। लेंस क्या होता है, ये आगे की बातें हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम देख रहे हैं दर्पण। दर्पण क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास कोई कांच का एक टुकड़ा है, ठीक है, कोई एक कांच का टुकड़ा है, कांच का टुकड़ा है, जो कांच आपको पता है पारदर्शी होता है, यानी कि हम उसके आर पार देख सकते हैं। अब मेरे पास कोई जैसे कांच का एक टुकड़ा है, जैसे मान लो मैं ये मान रहा हूं कि ये जो मेरा हाथ है ये क्या है, कांच का एक टुकड़ा है। अब इसके मैं आर पार उस साइड वाला भी इधर से मैं देख सकता हूं। अब मैंने क्या किया, इस कांच के टुकड़े पे एक तरफ पॉलिश कर दी किसी चीज की, ठीक है, और वो पॉलिश किसकी करनी है, मैं या तो कर सकता हूं पॉलिश चांदी की, या फिर एक धातु होती है, कौन सी, निकिल धातु। चांदी भी धातु होती है और निकिल भी क्या होती है, धातु होती है। तो जब किसी कांच के टुकड़े पर एक तरफ पॉलिश कर देते हैं, या तो चांदी की या फिर निकिल की, तो अब वो कांच का टुकड़ा है वो टुकड़ा नहीं रहेगा, अब उसके चार चांद लग गए, तो वो क्या हो जाएगा, दर्पण हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने क्या कर दी, उसके पॉलिश कर दी, क्लियर है। तो जब किसी कांच के टुकड़े पर परावर्तक पॉलिश या तो चांदी की या फिर निकिल की कर देते हैं तो वो कांच का टुकड़ा क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है, या फिर दर्पण बन जाता है। ये तो इसकी दर्पण की डेफिनेशन हो गई। अब हम देखते हैं कि दर्पण के प्रकार। तो दर्पण होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है दर्पण। एक तो होता है आपका समतल दर्पण, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है आपका दर्पण, गोलीय दर्पण। अब देखो इसके नाम से ही परिभाषा मिल जाएगी हमें, समतल दर्पण कौन सा होता है और गोलीय दर्पण कौन सा होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, समतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ या फिर परावर्तक सतह कैसी होती है, समतल होती है। जैसे मान लो ऐसा दर्पण, इसके एक तरफ क्या कर देते हैं, दर्पण है तो इसकी एक तरफ क्या करेंगे हम, पॉलिश,
और अभी मैं आपसे एक छोटा सा वर्ड बोला था कि परावर्तक पृष्ठ समतल हो। परावर्तक पृष्ठ कौन सा होता है? ऐसा पृष्ठ होता है जहां से प्रकाश के परावर्तन की घटना घटती है। ठीक है, तो ये दर्पण है हमारे पास, कौन सा है? समतल दर्पण। इसके एक तरफ पॉलिश कर दे तो ये दूसरी साइड वाला भाग है ना, इसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ, यानी जो भी प्रकाश की किरण है वो यहाँ पे आके टकराएगी इसमें। ठीक है, तो समतल दर्पण की परिभाषा क्या हो गई? ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक सतह कैसी होती है? समतल होती है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। और जिसकी परावर्तक पृष्ठ समतल न हो, कैसी हो? गोलीय हो, थोड़ी ऐसे, थोड़ा सा इसमें गोलाई का आकार आपको दे देना है। तो इसके एक तरफ तो क्या कर देंगे हम ऐसे पॉलिश, किसी भी तरफ कर सकते हो आप पॉलिश। ठीक है, तो ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह कैसी हो? गोलीय हो, उसे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि समतल दर्पण होता है, उस समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है? प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। मैंने बताया था ना आपका लेवल है वो मैं कहां से शुरू किया है, मैंने कक्षा 6 से लेके 10th तक। और ये सारी बातें है ना, ये दर्पण, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, गोलीय दर्पण, ये इन क्लासों में आपको मिल जाएंगे। तो ध्यान से आप समझने का प्रयास करो। तो अभी गोलीय दर्पण पढ़ने से पहले थोड़ा सा किसके बारे में देख लेते हैं? समतल दर्पण के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है समतल दर्पण? तो समतल दर्पण की परिभाषा देख ली। अब देखते हैं कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब होते हैं वो कैसे बनते हैं। प्रतिबिंब यानी किसी भी वस्तु की छाया, जैसे हम कांच के सामने या फिर दर्पण के सामने हम खड़े हो जाते हैं तो हमारा चेहरा है यानी हमारी छाया है उसके अंदर हमें दिखाई देती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ये हमारे पास क्या है, कोई एक समतल दर्पण है, ऐसे मान लेते हैं। इसके यहाँ पे इस वाले भाग पे मैंने क्या कर रखी है? ऐसे पॉलिश कर रखी है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है? समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की 4 विशेषताएं होती है। तो 4 विशेषता आपको याद रखनी है। पहली विशेषता क्या होती है कि प्रतिबिंब होता है समतल दर्पण से वो सीधा बनता है। सीधे का मतलब जैसे मान लो कि ये मेरे पास कोई एक वस्तु है, इसका ये ऊपरी भाग है, ये वाला इसका क्या है? नीचे का भाग। अब मैं इसको समतल दर्पण के सामने ऐसे रख रहा हूं ऐसे, तो इस साइड में इधर वाली भाग में इसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो वो प्रतिबिंब ऐसा कैसा बनेगा? ऐसे उल्टा नहीं बनेगा। ठीक है, तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है, उल्टा नहीं बनता है। सीधा जो भी प्रतिबिंब बनता है ना वो प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी। तो प्रतिबिंब की प्रकृति 2 प्रकार की होती है, एक तो वास्तविक होता है और एक आभासी होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो रियल में बनता है, जिसको हम पर्दे पर देख सकते हैं किसी भी, उसे तो हम बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब जिसे हम पर्दे पर देख नहीं सकते, केवल उसका आभास कर सकते हैं। आभास मीन उसको महसूस कर सकते हैं, बनता नहीं है रियल में वो प्रतिबिंब। ठीक है, तो ऐसे प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं? आभासी। तो 2 विशेषता हो गई, सीधा बनता है, आभासी बनता है। तीसरी विशेषता अगर देखें तो वो क्या हो गई कि प्रतिबिंब होता है वो वस्तु के आकार का बनता है। वस्तु के आकार का मतलब न तो छोटा बनता है ये वस्तु, ये आपने अगर 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की या फिर 10 सेंटीमीटर ऊंचाई की ली है तो इस समतल दर्पण के इधर वाली साइड में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी ऊंचाई उतनी ही रहती है, यानी वस्तु की जितनी। तो प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बनता है, न तो वस्तु से छोटा बनता है और न बड़ा बनता है। तो ये 3 विशेषता हो गई। चौथी विशेषता ध्यान से देखना आप कि ये मेरे पास जो समतल दर्पण है, इस समतल दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूरी पर मैंने कोई एक वस्तु रखी है, जैसे ये मान लो। ठीक है, कितनी दूरी पर रखी है मैंने? 5 सेंटीमीटर दूरी पे। अब जो प्रतिबिंब बनेगा इस दर्पण के अंदर यानी इस वाले भाग में, वो इतनी ही दूरी पे बनेगा। ये दूरी मैंने कितनी ली है? 5 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब बनेगा ना वो भी कितनी दूरी पर बनेगा? 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु जितनी दूरी पे रखी जाती है उसका प्रतिबिंब उतने ही पीछे बनता है, यानी जितनी दूरी पे आप रखी है उतनी ही दूरी पे उसका प्रतिबिंब पीछे की साइड में बन जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हमारा नया टॉपिक गोलीय दर्पण के साथ। तब तक बने रहिए चैनल के साथ, जुड़े रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।